हाय विवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के एक और सेशन में। इस प्लेटफॉर्म पर वीकली करंट अफेयर बेस्ड आपको जो करंट अफेयर्स हैं वो प्रोवाइड करे जाते हैं। 2024 के जनवरी से लेकर 2026 का ये फरवरी शुरू हो गया है। सारे के सारे वीकली करंट अफेयर का कलेक्शन आपको मेरे प्रोफाइल पर यानी कि इसी वाईटी चैनल पर अवेलेबल है। क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे है, देखो आप सब जानते हो। आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर पर 1-2 घंटे लगाना कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है, तो इसीलिए ये वीकली करंट अफेयर का हम डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को डेली बेसिस पर 5 से 10 मिनट लगाकर डेली के 10 से 12 सवाल कवर करने हैं करंट अफेयर के, तो वो भी मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं मेरे एप्लीकेशन पर डेली करंट अफेयर के क्विज के रूप में, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए भी डिस्कशन को शुरू करते हैं। 1 से 7 फरवरी का करंट अफेयर डिस्कशन हमारे सेशन में रहेगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आएगा कुछ इस प्रकार से। तो क्वेश्चन पूछता है, एक सिविलाइजेशन का नाम दिया गया है। सिविलाइजेशन का नाम क्या है? जापोटेक। एक सिविलाइजेशन है दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। बताइए प्राइमरली ये फ्लरिश्ड हुई विच कंट्री के अंदर, यानी कि जापोटेक सभ्यता जो हाल ही में समाचारों में रही, मुख्य रूप से किस देश में ये फली फूली थी? तो चर्चा में क्या हुआ ना, जिस देश के अंदर ये जो सभ्यता है वो फ्लरिश हुई थी, वहां पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने 1400 साल पुरानी एक जापोटिक कल्चर की टॉम्ब को डिस्कवर किया है, जिसके अंदर जो उल्लू होते हैं उसका स्कल्पचर है। कलरफुल म्यूरल्स को यूज करा गया है और वहां पर आपको कैलेंडर की केविंग्स भी नजर आ रही है। तो कैलेंडर की कैर्विंग से हमें आइडिया लगता है कि भाई उस समय पर जो कैलेंडर थे वो यूज होते थे। तो ये जो देश था जहां पर ये फली फूली थी वो था मैक्सिको। जो सभ्यता का नाम है वो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जापोटेक। तो याद रखेंगे, जापोटेक सिविलाइजेशन एक एंशंट मैसो अमेरिकन सिविलाइजेशन थी जो कि मैक्सिको के अंदर आपको फ्लरिश्ड नजर आती है। तो हमसे ये कंट्री पूछी जा सकती है। अब इसी रीजन में ना एक इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि कभी भी हम किसी प्राचीन सिविलाइजेशन को देखते हैं तो वो किसी इंपॉर्टेंट नदी के तट पर बसी हुई हुआ करती थी। तो यहाँ पर एक रिवर का नाम आपको याद रखना है, एटोयाक रिवर। इस रिवर पर ये सिविलाइजेशन आपकी आधारित थी। हंटिंग और फार्मिंग का शिफ्ट आपको इस सिविलाइजेशन के अंदर देखा गया। कई सारी स्किल्स इसके अंदर बताई जाती हैं कि पॉटरी यूज करते थे, स्टोन की बिल्डिंग बनाया करते थे। तो ये हमें याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द इंडियन आर्मी एंड द इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस कंडक्टेड एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा इन विच स्टेट? तो पहले सवाल के अंदर एक अभ्यास का नाम दिया गया है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा। अब वो किस किस के बीच में हुई है? भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच में। अब इन्होंने पूछा है कि इसका जो आयोजन कराया गया, बताइए ये कहां पर था? तो न्यूज में क्यों थी कि इंडियन आर्मी, आईटीबीपी ने पहली बार इस ज्वाइंट एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा को कंडक्ट किया, जिसका आयोजन कराया गया अरुणाचल प्रदेश में। तो एक इंटर फोर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका उद्देश्य ये है कि जो कोऑर्डिनेशन है उसको इंप्रूव करा जा सके। जब किसी के साथ कॉम्बैट होता है तो वहां पर टीम वर्क यूज होता है, उस टीम वर्क को बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर आपकी जो इन्वॉल्व एंटिटी है वो कौन रह जाएंगी, उसमें आपको नाम याद रखना है, इंडियन आर्मी। एंड इंडियन आर्मी के अंदर जो उनके स्पीयर कॉर्प्स होते हैं, जो उनकी आर्टिलरी रेजिमेंट्स होती हैं, वो इसके अंदर शामिल थी। और दूसरी तरफ आपको नजर आएगी आईटीबीपी। तो यहाँ पर ये जो लोकेशन आपको उन्होंने यूज करी वो थी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट एक नाम आपको दिया गया है यहाँ पर, डाइप्लोसेंट्रम पैपिलोसम दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। बताइए कि ये क्या चीज है यार? इस प्रकार की जो चीजें आपका न्यूज में रहती हैं उन पर बेस्ड हमसे चीजें पूछ ली जाती हैं। तो केरल में एक नई ऑर्चिड स्पीशीज को डिस्कवर करा गया है। तो ये एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑर्चिड की है जिसको केरला के अंदर डिस्कवर करा गया है, और ये बायोडायवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए मार्क कर देंगे कि ये डाइपोल सेंट्रम पैपिलोसम है क्या। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस
यानी कि वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे बताइए हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अब आपको पता है कि आपके जो इंपॉर्टेंट डेज वगैरह वाले सवाल होते हैं उसमें आपसे ऐसी चीजें पूछते हैं कि बताइए कि ये कब मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, या फिर इस साल का जो थीम यूज हुआ वो क्या था। तो यहां पर ना आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो ये एनटीडी है इनका ग्लोबल इम्पैक्ट और डिजीज एलिमिनेशन प्रोग्रेस को हाईलाइट करा गया इस इंपॉर्टेंट डे के अंदर। और ये दिवस कब मनाया जाता है वो इन्होंने हमसे पूछ लिया है, तो इसको आप 30 जनवरी याद रख लेंगे। तो कौन इसको अगर पूछा जाए कि कौन इसको ऑब्जर्व करता है, डब्ल्यूएचओ करता है। और जो मैंने एनटीडी के बारे में बताया, ये एनटीडी क्या होता है, ये एक गरीब और अंडर रिजर्व्ड कम्युनिटीज होती हैं उनको ये अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर इसको हम याद रखेंगे, कई सारा डेटा इसके अंदर सामने आया। तो 30 जनवरी आपको ये वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे आंसर करना है। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026, यानी कि 6वां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ये जो सम्मेलन वगैरह आयोजित करे जाते हैं इन पर आधारित हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई इनकी जो लोकेशन है वो बता दीजिए, कहां पर इनको आयोजित करा जा रहा है। तो ये इंडिया का 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट है, और साथ में इसको आप B2B एक्सपो के रूप में भी देखते हैं। और इसको अभी हाल ही में ना अनाउंस करा गया, जिसका आयोजन करा गया या कराया जाएगा मुंबई के अंदर। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट जिनका आयोजन कराया जाता है, जिनकी होस्टिंग होती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो इंडिया की माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है ना, वो इस न्यूट्रिशन समिट का आयोजन कर रही है, इसलिए ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसी चीजें आपको पता है कि ये जो आयोजन वगैरह वाली चीजें होती हैं वो हमसे ना ये ज्यादातर मतलब पूछ लेते हैं कि बताइए आयोजन कहाँ पर हो रहा है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ इसका आयोजन कराया जा रहा है, इसके अंदर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। तो याद रखेंगे, जिस चीज के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं ना उसको भी देखना है, और किस तरीके से इसको आगे ये हमसे पूछ सकते हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो क्लियर ये वाली बात, आगे बढ़े। What is the name of the new platform announced for women entrepreneurs in the Union Budget 2026-27? केंद्रीय बजट 2026-27 में महिला उद्यमियों के लिए जो घोषित नए प्लेटफॉर्म को लाया गया है उसका नाम बताइए भाई। अब ये आपसे कह देना कि भाई ये इंपॉर्टेंट है तो वो हवाबाजी वाली बात तो होगी नहीं, बजट की बात है। बजट में आपके सामने जो चीजें लॉन्च करी गई हैं वो क्या है, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट ही है ना यार। तो यूनियन बजट 2026-27 में फाइनेंस मिनिस्टर हमारी, जिन्हें हम ताई भी कहते हैं, उन्होंने SHE मार्ट, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में इन्होंने दिया है, इसको लॉन्च करने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ये डायरेक्ट मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड करेगा, बहुत ज्यादा चर्चित है SHE या फिर शी मार्ट। ये हमें समझना है कि ये क्या है, तो ये सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप मार्ट इसका नाम है। तो कम्युनिटी ओन्ड एक रिटेल आउटलेट इसके अंदर होंगे, जिसमें जो महिलाएं हैं वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली बेच पाएंगी, जिसमें जो बिचौलिए होते हैं उनका काम काफी कम हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, महिलाओं की इनकम को इसमें स्टेबल करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये हमें इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2026-27? केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का मुख्य उद्देश्य बता दीजिए भाई। अब ऐसे सवाल, ये जो आपकी नई नई चीजें लॉन्च करी जाती हैं या मार्केट में आपका न्यूज में होती हैं, उन पर बेस्ड हमें क्लैरिटी रखनी होती है। तो ये भी 2026-27 के बजट में जो ट्रेडिशनल रूरल इंडस्ट्रीज हैं उनको रिवाइव करने के लिए एक MGGSI को लॉन्च करा गया है, जो कि क्या करेगा, खादी, हैंडलूम और जो हैंडीक्राफ्ट्स वाले आइटम है उनको स्ट्रेंथन करने का काम करेगा। तो ये जो MGGSI है इसका उद्देश्य हमें क्लियरली याद रखना है, खादी पर काम करेंगे, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, जो कि हमने सवाल के अंदर जाना, इन चीजों पर काम करा जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो ग्लोबल मार्केट है ना उसका एक्सेस बढ़ाया जाएगा, ब्रांडिंग इंप्रूव कैसे करी जाए, स्ट्रॉन्ग मार्केट जो लिंकेजेस है उनको कैसे बढ़ाया जाए,
जो हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को इकोनॉमी सस्टेनेबल बनाने पर बातें करते हैं ना, वो कैसे करा जाए। तो ये सारे के सारे इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है, जिसमें जो वास्तु कलाकार होते हैं, वेवर्स होते हैं, या फिर रूरल जो युवा है, उनको कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा। Which two schemes were announced by Union Finance Minister in the Union Budget 2026-7 for persons with disabilities? यानी कि 2026-27 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वित्त मंत्री द्वारा कौन सी दो योजनाएं घोषित करी गई हैं? अगेन योजना बेस्ड सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर दिव्यांग लोगों के लिए कोई आपकी स्कीम को लॉन्च करा गया है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी आपकी दिव्यांगजन कौशल योजना, और दूसरी हो जाएगी दिव्यांग सहारा योजना। ये दो नई स्कीम को उन्होंने लॉन्च करा है। तो ये जो दिव्यांगजन कुशल योजना है ना, इसमें ये स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइवहुड को एक डिग्निफाइड तरीके से बिता सकें। इंडस्ट्री रेलिवेंट उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, कस्टमाइज उनको कोर्सेज दिए जाएंगे जो अलग अलग डिसेबिलिटीज ग्रुप्स के लिए होंगे। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड अप्रोच कैसी रहनी चाहिए। और फिर दूसरी है दिव्यांग सहारा योजना। यहां पर जो असिस्टिव डिवाइसेस है ना, वो सपोर्ट के लिए दी जाएंगी। कई सारी जैसे आर्टिफिशियल लिम्ब होते हैं या फिर एड होते हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो ये दो योजना है जो कि इस बार के बजट में पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वित्त मंत्री के द्वारा घोषित करी गई। Next, which Indian state has emerged as the largest contributor to India's renewable energy capacity as of December 2025? दिसंबर 2025 तक भारत की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा बनकर उभरा है? ये पक्का आपको किसी ना किसी एग्जाम के अंदर चिपका हुआ मिलेगा। तो दिसंबर 2025 में डेटा के अनुसार इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी को कंट्रीब्यूट करने वाला जो राज्य बना है, वो बना है गुजरात। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो गुजरात अगर करंटली देखा जाए इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसका लीडर है, जिसमें अगर इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी गुजरात के अंदर है वो लगभग बहुत ही सारी है। मतलब 42,000 से ज्यादा गीगावाट की उसकी कैपेसिटी है, और पूरे देश का 16.5% रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर गुजरात के पास ही है, जिसमें वो विंड पावर के अंदर काम कर रहे हैं, सोलर पावर या फिर बाकी की जो चीजें हैं जैसे कि रूफटॉप जो सोलर है उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? एक यहाँ पर आर्थराइटिस का नाम दिया गया है जिसे हम कह रहे हैं रूमेटॉइड। इसका जागरूकता दिवस हर वर्ष बताइए किस दिन मनाया जाता है? तो अगेन ये अवेयरनेस वाले जो डे होते हैं इन पर बेस्ड आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो जितनी भी हेल्थ बॉडीज हैं उन्होंने ऑटो इम्यून डिजीज पर अवेयरनेस बढ़ाने पर फोकस किया है, स्पेशली जो ये आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस है इसके ऊपर। और इसी से रिलेटेड इन्होंने सवाल पूछ लिया कि भाई ये एक आपका अवेयरनेस डे है जो कि हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 2 फरवरी इसमें आपको आंसर करना है। ठीक है। तो ये जो डिजीज है ना, इसको लेकर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है अपने जॉइंट्स पर ये अटैक करने का काम करता है। उसमें आपको पेन होता है, स्वेलिंग होती है, जो जॉइंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसको 2013 में इस अवेयरनेस डे को स्टार्ट किया गया था। एक फाउंडेशन है रूमेटॉइड पेटेंट फाउंडेशन, उनके द्वारा। पर्पस यही था कि भाई शुरुआती डायग्नोसिस करी जा सके, टाइमली लोगों को ट्रीटमेंट दी जा सके, कई सारे मिथ होते हैं लोगों के अंदर उसको खत्म करा जा सके। तो ये अवेयरनेस डे आपका February 2 के रूप में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है करीम पूछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करीम पूछा वन्य जीव अभ्यारण्य की लोकेशन बताइए कि इन चार में से कौन से राज्य के अंदर है। अभी न्यूज में क्यों है? तो रिसेंटली एक मतलब सर्वे हुआ इस आपके करीम पूछा वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, कि भाई इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बायोडायवर्सिटी है ना वो काफी बढ़ गई है। और केरला के यंगेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में से ये एक भी है। तो पहली चीज तो आपको इसी स्टेटमेंट में पता चल गई कि इसकी लोकेशन कहां पर रहेगी, केरला के अंदर रहेगी। अभी एक वहां पर सर्वे हुआ
वहां पर स्पीशीज के नंबर में इंक्रीज देखने के लिए मिला, तो ये हमसे पूछ लिया जा सकता है। तो केरला के अंदर इसकी लोकेशन हमसे पूछी जा सकती है, या फिर हमसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी पहाड़ियों में लोकेटेड है। तो जो आपकी नीलगिरी हिल्स है ना, उस नीलगिरीज के पश्चिमी स्लोप्स के अंदर ये आपका लोकेटेड नजर आएगा। अब ये जो नाम दिया गया है इसका करीम पुछा, ये किससे है? तो एक नदी है यहाँ पर करीम पुछा रिवर, ठीक है। जो एक आपने केरला की एक रिवर का नाम सुना होगा, कौन सी? चलियार। इस चलियार रिवर की क्या है, ये सहायक नदी है, ये ट्रिब्यूटरी है आपका करीम पुछा रिवर। उसी के नाम पर इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम रख दिया। नेक्स्ट है सक्षम। सक्षम बोले तो संरक्षण क्षमता महोत्सव इज एन एनुअल अवेयरनेस कैंपेन इनिशिएटिव बाय विच मिनिस्ट्री? सक्षम जो कि संरक्षण क्षमता महोत्सव वार्षिक जागरूकता अभियान है, वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? इस तरीके की चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं कि भाई बताइए कि कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो ये सक्षम 2026 अवेयरनेस कैंपेन ऑफिशियली हाल ही में स्टार्ट हुआ था कि भाई जो फ्यूल कंजर्वेशन और ग्रीन एनर्जी का बिहेवियर है उसकी हम प्रमोशन कर सकें। तो इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो सक्षम हमारा क्या है? एक महोत्सव है। फुल फॉर्म क्या है वो मैंने आपका बता दिया। कौन सा मिनिस्ट्री इसको इनिशिएट कर रहा है वो मैंने आपका बता दिया। उद्देश्य क्या है कि ऑयल और गैस के जो रिसोर्सेज है उनको कंजर्व करा जाए, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको इनकरेज करा जाए। इस ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये आपका महोत्सव मनाया जाता है। तो ये 2 से 16 फरवरी तक आपका रखा गया है। इसका थीम भी हमसे पूछा जा सकता है, कंजर्व द ऑयल एंड गैस, ठीक है। और ऐसे गो ग्रीन करके भी कुछ है, गो ग्रीन। तो ये इसका क्या है, थीम है। थीम वगैरह भी हमसे पूछ ली जाता है। नेक्स्ट है जी, एक वोल्केनो का नाम ये दे रहे हैं। नाम क्या है इसका? फुएगो वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। बताइए कौन से कंट्री के अंदर लोकेटेड है फुएगो ज्वालामुखी, जो हाल ही में समाचारों में रहा। दिए गए 4 विकल्प में से ये कौन से देश के अंदर लोकेटेड है? तो ये वोल्केन डी फुएगो के नाम से जाना जाता है। इसमें रिसेंटली ना पावरफुल एक विस्फोट हुआ और विस्फोट होके लावा निकलने लग गया। तो जिससे कि जो वहां पर आपकी वो होती है ना राख, उसके जो क्लाउड्स हैं और लावा है वो आपके उछलते हुए नजर आए। तो इसीलिए आपका चर्चा है। इसकी लोकेशन कंट्री इन्होंने पूछी है ग्वाटेमाला। इसकी लोकेशन आपको याद रखना है, ठीक है। इसको वोल्केनो फायर के नाम से भी जाना जाता है, इस आपके फैगो वोल्केनो से। तो लोकेशन कौन सी कंट्री है, कहां पर पड़ता है, वो चीजें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है नियोफाइट आईडी एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई इनवेसिव प्लांट स्पीशीज? आक्रामक पौध प्रजाति की पहचान के लिए नियोफाइट आईडी ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? अब इस सवाल को वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि भाई इस राज्य ने इन्वेसिव प्लांट स्पीशी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च करा है, उस एप्लीकेशन का नाम बताइए। तो हमें वहां पर नियोफाइट आईडी इस एप्लीकेशन का नाम याद रखना है, जिसको लॉन्च करा है केरल की सरकार ने। एक एआई बेस्ड ये एप्लीकेशन है जो कि इन्वेसिव प्लांट स्पीशी को ट्रैक करने के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। नियोफाइट आईडी जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करता है, उनकी लोकेशन को ट्रैक करने का काम करता है। तो याद रखना है हमें ये बात। नेक्स्ट है द देव निमोरी रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर ओरिजिनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? भगवान बौद्ध के देव निमोरी अवशेष मूल रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 4 आपके यहां पर नाम दिए गए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट कैटेगरिकल सवाल है। हम बुद्धिज्म का डिस्कशन पढ़ते हैं तो इंडिया में ये जो देव निमोरी रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा की बात करी जाती है ना, इनको श्रीलंका में डिस्प्ले करने का डिसीजन लिया गया है, जो कि एक कल्चरल डिप्लोमेसी के पार्ट के रूप में इन्होंने डिसाइड किया है। तो ये ओरिजिनली कौन से भारतीय राज्य से हैं? ये गुजरात राज्य से हैं ओरिजिनली, ठीक है। ये रेलिक्स मिले थे इनका देव निमोरी आर्कियोलॉजिकल साइट से, जो कि आपका गुजरात के अरावली वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में से ही आपके प्राप्त हुए थे।
इसकी हिस्टोरिकल भी इंपॉर्टेंस है। 1957 में इन रिलिक्स को डिस्कवर करा गया था और बौद्ध धर्म के एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को वेस्टर्न इंडिया में होने का ये प्रूफ देता है। तो ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, एक नाम दिया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, नाम है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का पुना सांगशू, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। बताइए कि कौन से कंट्री के अंदर लोकेटेड है। पुना सांगशू 2 जल विद्युत परियोजना की लोकेशन पूछ रहे हैं कि कौन से कंट्री में है। तो इंडिया और भूटान के बीच में कई सारे डिस्कशंस हुए हैं और उसके बाद इस प्रोजेक्ट से बिजली के बेटर कमर्शियल यूज और इस प्रोजेक्ट का जो पहला फेज है उसके अर्ली स्टार्ट को लेकर डिस्कशंस हुए, उन पर चर्चाएं हुई, इसलिए आपका चर्चा में है। तो करेक्ट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, भूटान करेक्ट हो जाएगा। तो नाम क्या है, पुना सांगशू। सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, एक रन ऑफ द वाटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी अगर आप याद रख पाए 1020 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और जो रिवर है ना, वो ये रिवर का ही नाम है जिस पर ये आपका लोकेटेड है। भूटान की इसकी लोकेशन हमें याद रखनी है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट हिमांक ऑपरेट्स प्राइमरली इन विच रीजन ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट हिमांक मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र के अंदर संचालित होता है। ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बेस्ड आपसे चीजें पूछ ली जाती हैं। तो ये जो हिमांक प्रोजेक्ट है ना, इस एरिया में जो स्नो लेपर्ड होते हैं ना उनको देखा गया, जो हमें ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी करा जा रहा है हमारे देश के अंदर। तो ये लोकेशन है लद्दाख। तो प्रोजेक्ट हिमांक एक इनिशिएटिव है किसका, ब्रो का। व्हाट इज दिस ब्रो, ये है आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1985 में इस प्रोजेक्ट हिमांक को शुरू किया गया था लद्दाख के अंदर। हाई ऑल्टीट्यूड और जो हार्श हिमालयन रीजन है वहां पर इसको स्टार्ट किया गया था कि भाई जो रोड कनेक्टिविटी है वो डेवलप और मेंटेन करा जा सके, स्ट्रेटेजिक एक्सेस को इंश्योर किया जा सके। तो जो एलएसी है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके पास में ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज खंजर इज अ बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसका 13th एडिशन 13वां संस्करण खंजर का स्टार्ट हुआ है, जो कि ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग यहां पर कराने के लिए कराया गया और ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित करा जाता है। तो याद रखेंगे एक एनुअल बायलेटरल एक्सरसाइज है। 2026 का जो वेन्यू है वो भी हमें याद रखना है, वो असम के अंदर चल रहा है ये, ठीक है। वहां पर एक सोनतीपुर डिस्ट्रिक्ट करके वहां पर इसको डिसाइड कराया गया। 14 दिन की एक्सरसाइज है। अ न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पीशी नेम डिस्लिप्रा हैकिहालिका वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ तेलंगाना। देखो एक प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर एक नया फ्लावरिंग प्लांट का स्पीशी डिस्कवर करा गया है, तो उस पर बेस ही हमसे सवाल पूछ लेंगे। तो हमारा जो बीएसआई है, बीएसआई बोले जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनके साइंटिस्ट ने एक नई ये फूल वाली पौधे की जो प्रजाति है उसको डिस्कवर करा है। लोकेशन कहां पर है ये आपको याद रखना है, पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये लोकेशन कहां पर है, तेलंगाना के अंदर। तो कल को ये पूछ लेंगे कि बताइए कि पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य की लोकेशन कौन से राज्य के अंदर है, तो हम उसमें किसको आंसर करेंगे, तेलंगाना को आंसर करेंगे, ठीक है। विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम, यानी कि पीएम विकास। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना की क्रियान्वयन के लिए जो नोडल मंत्रालय है उसका नाम बताइए इन चार विकल्प में से। इंपॉर्टेंट सवाल। तो गवर्नमेंट ने राज्यसभा में पीएम विकास स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स और उसके इंप्लीमेंटेशन की जो डिटेल्स है उसको शेयर किया हाल ही में। तो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च करा गया था 2025 में। अब ये कैसे इंप्लीमेंट करी जाएगी उसके बारे में भी चर्चा हो रही थी। उद्देश्य इसका ये है कि जो सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है माइनॉरिटीज की वो करी जा सके, माइनॉरिटी कम्युनिटीज और आर्टिसन कम्युनिटीज की इंक्लूसिव ग्रोथ पर ध्यान दिया जा सके। तो यहाँ पर नोडल एजेंसी का नाम हमसे पूछा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है।
नेक्स्ट है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी की लोकेशन बताइए कि कौन से स्टेट के अंदर है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, बताइए इन चार में से कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है, तो चर्चा में क्यों है? रिसेंटली बर्ड सेंसस में यहां पर 5 लाख से ज्यादा जो बर्ड्स है और 200 स्पीशीज है उनको रिकॉर्ड करा गया है, जो कि पिछले साल से बढ़कर हो गया है 21%। इसीलिए ये आपका चर्चा में बन गया। ठीक है, तो ये जो लोकेटेड है वो आपको याद रखना है गुजरात में। तो ये लोकेशन हमसे पूछी जा सकती है क्यों चर्चा में, वो हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हक्की पिक्की ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से बताइए कि कौन से इन चार में से राज्य के अंदर पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है, कई बार पहले सवाल पूछा जाता रहता है। तो हुआ क्या, कर्नाटक के ये जो हक्की पक्की ट्राइब है ना, इसके कुछ लोग सेंट्रल अफ्रीका में हो गए, फंस गए वहां पर, जब उनका जो वीजा वगैरह है वो एक्सपायर हो गया, तो इसलिए ये चर्चा में आ गया। तो हक्की पिक्की ट्राइब का प्राइमरली अगर आपको मिलना देखेंगे तो वो आपको कर्नाटक राज्य के अंदर मिलेगा। और ये क्यों चर्चा में है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये हक्की हक्की का मतलब क्या होता है? हक्की का मतलब होता है बर्ड। ठीक है, पिक्की का मतलब क्या होता है? उनको कैच करना। तो ये बर्ड कैचिंग ट्राइब होती है, ट्रेडिशनली बर्ड कैचिंग इनका ऑक्यूपेशन हुआ करता था। तो याद रखेंगे 2011 के सेंसस के अनुसार इनका आंकड़ा भी बहुत ज्यादा पेपर में आया था, 11,892 नंबर रिकॉर्ड करा गया था इस ट्राइब के लोगों का। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी के अंदर इनको रखा जाता है। दिस समृद्ध प्रोग्राम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? समृद्ध कार्यक्रम किस मंत्रालय की फ्लैगशिप पहल है? समृद्ध पर चर्चा हो रही है, तो गवर्नमेंट ने लोकसभा में बताया कि जो समृद्ध प्रोग्राम स्टार्टअप्स है ना, उनको स्केल करने में कैसे हेल्प कर रहा है। अब स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहा है तो हम यहाँ पर किसको इन्वॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है आपकी मेटी का, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया है। इसका पूरा फोकस रहता है कि जो आईटी बेस्ड स्टार्टअप्स हैं या फिर नए या फिर एग्जिस्टिंग एक्सकलरेटर्स हैं उनको सपोर्ट करें, कस्टमर करेक्ट बढ़ाया जाए, इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कनेक्ट किया जाए, तो इस पर ध्यान देता है समृद्ध प्रोग्राम। नेक्स्ट एक वोल्केनो का नाम दिया है, एल चीचोन वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एल चीचोन ज्वालामुखी जो हाल ही में समाचारों में रहा, किस देश में लोकेटेड है? तो वोल्केनो के क्रेटर के अंदर कुछ अनयूजुअल जियोलॉजिकल चेंजेस देखे गए, जिससे साइंटिस्ट अभी अलर्ट में चल रहे हैं। तो इसकी लोकेशन हमें याद रखनी है, ये है भाई मैक्सिको के अंदर एल चीचोन वोल्केनो। एक स्ट्रेटो वोल्केनो कैटेगरी का ये वोल्केनो है, मतलब मल्टीपल लावा डोम्स इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं। इसके अंदर एक आपको टफ रिंग नजर आ रही है, ऐश और रैक का ब्रॉड रिंग आपका टफ रिंग कहलाता है, तो इसलिए आपका चर्चा में था। ठीक है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2027? एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी बताइए इन चार में से कौन सा देश करेगा? तो इंडिया को फर्स्ट टाइम होस्टिंग के अधिकार मिले हैं इस मेजर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए 2027 के लिए। तो चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के अंदर कराया जाएगा भाई, और हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर इंडियन शूटिंग के लिए आपका लोकेशन चुनी गई है। 8 ओलंपिक कोटा प्लेसेस इसके अंदर मिलेंगी 2028 के जो लॉस एंजलिस वाले ओलंपिक्स है ना, उसके लिए। तो ये आपका इसलिए चर्चा में है। Which district has become the first in India to achieve 100% insurgents coverage under insurance for all by 2047? इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 के अंतर्गत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है भाई? ये पक्का किसी न किसी पेपर में आपको चिपका हुआ मिलेगा। अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इसने इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट के रूप में अपना नाम दर्ज किया है जो कि 100% इंश्योरेंस कवरेज अचीव कर चुका है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 रोड मैप के अंदर।
तो ये इनिशिएटिव ग्रास रूट्स लेवल पर जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उसको बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है, और इसमें भारतीय सरकार इन्वॉल्वमेंट है, और जो हमारा IRDAI है, IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये इनका इनिशिएटिव है, ठीक है। नमस्ते स्कीम इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ विच टू मिनिस्ट्रीज। नमस्ते योजना केंद्रीय मंत्रालयों की संयुक्त पहल है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऐसी जो स्कीम्स होती हैं सवाल में आपकी बनती हैं। तो गवर्नमेंट ने हाल ही में लगभग 1.5 लाख वेस्ट पिक करने वाले जो लोग हैं उनके इन्यूमरेशन डेटा को रिलीज किया नमस्ते स्कीम के तहत, डेडिकेटेड मोबाइल ऐप के अंदर। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्रीज के अंदर इन्वॉल्व है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो नमस्ते का मतलब होता है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। तो ये स्कीम में जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है ना उसको खत्म करने और सैनिटेशन काम को मैकेनाइज्ड बनाने पर फोकस कर रहा है। तो ये आपका इन दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करा जाता है, इसलिए आपका चर्चा में था। The International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation is observed every year on which day? महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ग्लोबल हेल्थ बॉडीज ने इस FGM के जो हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं और उनके बढ़ते हुए जो खतरे हैं उनके डेटा को हाईलाइट किया है। तो ये जो दिवस मनाया जाता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप 6 फरवरी याद रखिएगा। तो हर साल 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सीरियस ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ही करता है। लड़कियों और महिलाओं की जो हेल्थ है उसके ऊपर इसका लाइफ लॉन्ग डैमेज पड़ता है। तो इसके कई सारे अलार्मिंग इफेक्ट्स भी होते हैं। लगभग 4.5 मिलियन लड़कियां इसकी वजह से हर साल रिस्क में आती हैं, और 2030 तक वो लगभग 23 मिलियन और लड़कियां प्रभावित होंगी इससे। Which department launched revised pharmaceutical technology upgradation assistant scheme यानी कि RPTUS संशोधित फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम किस विभाग के द्वारा लॉन्च की गई? ऐसी स्कीम वगैरह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने फार्मा कंपनीज को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देने का पुश दिया है इस आपके PRPTUAS के तहत। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इसमें आपका इन्वॉल्व है। ये जो RPTUAS है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो फार्मा यूनिट्स है ना उनको हेल्प करा जाए नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में वो मीट कर सकें, तो इस तरीके से उनको हेल्प करी जाती है। What is the name of the government scheme launched to provide quality generic medicines at affordable prices? किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है, नाम देखकर सुनते ही आपको लग रहा होगा। तो अभी हुआ क्या ना, सरकार ने एफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन कवरेज एक्सपेंड करने और नए जन औषधि केंद्र ओपन करने पर फोकस अपना इंक्रीज किया है, उसीलिए ये आपका चर्चा में है। तो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आपका आ रहा है, जिसका उद्देश्य है कि सस्ती और क्वालिटी की जो जेनेरिक मेडिसिन है वो सबको उपलब्ध कराई जाए। उसमें आपके जो जन औषधि केंद्र है उनका यूज करा जाए, जिसमें मेडिसिन 50 से 80% सस्ते दामों पर लोगों को मिले। हार्ट की मेडिसिन, कैंसर की ड्रग्स, डायबिटिक्स, इन्फेक्शन, सर्जिकल आइटम्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करने की बात है। तो ये था भाई हमारे इस फरवरी 2026 के वीक नंबर 1 के करंट अफेयर का डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा। इस क्लास की PDF आप मेरे इस एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन पर आपको मेरे डेली करंट अफेयर के क्विजेस भी मिल जाएंगे जो अलग होते हैं इन वाले क्वेश्चन से, तो उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें यार, और अगर किसी को मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो Robin SIRG ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट आता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम प्लेलिस्ट और अन्य इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू।